आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि एसएसटी सोशल स्टडीज़ ऑब्वियसली ज्योग्राफी ऑफ क्लास 10th। ठीक है, सीबीएसई एनसीईआरटी की चैप्टर है जो कि आप लोग देख के समझ सकते हो, जान सकते हो। ओके, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके नॉलेज के हिसाब से भी, बिकॉज इन फ्यूचर आप अगर कोई भी एग्जाम्स देना चाहते हो उसमें जनरल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, और ये चैप्टर स्पेसिफिकली जो है ना, ये हम इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप आसानी से जान सकते हो दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ फॉर इंडिया, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर फॉर इंडिया ओनली। ओके, प्रिसाइजली, क्योंकि मैं जो है वो एग्जैक्ट डायरेक्ट आपको स्टार्टिंग से ही बता देता हूँ कि हम ज़्यादातर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इंडिया से रिलेटेड ही होगी। अब देखो, कुछ इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर में। इंट्रोडक्शन ये है कि हम इस अर्थ को ना पर्टिकुलरली अकेले तो है नहीं, हम बहुत सारी चीज़ों से शेयर करते हैं। हम बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनसे हम शेयर करते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ब्लू व्हेल्स और एलिफेंट्स जैसे बड़े बड़े जानवर हैं, तो बैक्टीरिया जैसे छोटे छोटे जानवर तो नहीं कह सकते, बट यस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं। ओके, समझ में आ रही है ना? तो बहुत ही सिंपल बात है। वी ह्यूमन्स अलॉन्ग विथ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम एंड आई होप यू नो अबाउट इको सिस्टम। एक इकोलॉजिकल सिस्टम है, हम सब उसके पार्ट हैं। ठीक है, क्योंकि हम सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। करेक्ट। अगर आप लोगों ने वो मूवी देखा होगा, क्योंकि आप लोग भी तो काफ़ी मूवीज़ के शौकीन हो गए आप लोगों में, तो आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी ना, द लायन किंग। तो उसमें मुफासा जो है वो अपने बेटे सिम्बा से कहता रहता है कि वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है ना, हम एक डोर से बंधे हुए हैं सबसे। तो वही, हम सब रिलेटेड हैं। ठीक है, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये हमेशा एयर को, वाटर को किसी न किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं या अगर उसको प्यूरीफाई करते हैं। ठीक है, उसको क्लीन करते हैं हमारे लिए। समझ पा रहे हो? तो अब हम उन पर डिपेंडेंट हैं। द वाटर वी ड्रिंक, द सॉइल दैट प्रोड्यूसेस आवर फूड, ये सब चीज़ तो कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से, किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ही ये सारा चीज़ हो रहा है ना। समझ पा रहे हो? डायरेक्टली आप अगर हो सकता है इस बात को ना समझ पाओ, पर इनडायरेक्टली ये सब चीज़ तो लिंक्ड है ना। ठीक है, चलो एक सिंपल सा एग्जांपल है कि आप जिस प्लांट को, या आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, दैट डजंट मैटर्स, बट आप ऑब्वियसली डिपेंड करते हो सॉइल पे, क्योंकि आप प्लांट खाते हो। किसी बच्चे ने एक बार मुझसे इस चैप्टर को पढ़ाते समय कहा था कि सर मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं प्लांट नहीं खाता। तो बेटे तुम प्लांट तो नहीं खाते, पर तुम नॉन वेजिटेरियंस जो खाते हो, गोट शीप जो भी खाते हो, वो तो प्लांट खाते हैं ना। सो एनी हाउ वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन सॉइल। तो सारी चीज़ें जो हैं कनेक्टेड है। अब आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वो है बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किसे कहते हैं। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा रिच हो इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीसीज। ओके, डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन बट क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम। बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है ये, कि डाइवर्स तो होंगे पर क्लोजली इंटीग्रेटेड होंगे एक सिस्टम में थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज। ठीक है ना, इंटरडिपेंडेंसीज मतलब वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे लिंक्ड होते हैं और साथ ही साथ डाइवर्स भी होते हैं बट लिंक्ड होते हैं, तो उसको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जब आएगा तो बात हो रही है लिविंग थिंग्स की। करेक्ट। ओके ना, और लिविंग थिंग्स में आप जानते हो फ्लोरा एंड फौना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में साथ में बताना ज़रूर कि फ्लोरा और फौना क्या होता है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं अभी यहाँ वैसे क्लियर कर देता हूँ तुमको। ठीक है, कि फ्लोरा जो होता है वो कितने तरह के वेजिटेशन है, प्लांट्स हैं, उन्हें फ्लोरा कहा जाता है। और फौना जो होता है वो एनिमल स्पीसीज़, कितने तरह के जानवर एनिमल स्पीसीज़ रहते हैं। ठीक है, इंडिया जो है ना वो बहुत ही रिच है। वी आर वेरी लकी दैट इंडिया इज़ द रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की अगर बात करो तो रिचेस्ट है। ये मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को। ओके, समझ में आया? और अभी भी कितना डिस्कवरी करना बाकी है, अभी भी बाकी है, समझ रहे हो? तो यानी और भी कितनी सारी चीज़ें होंगी। ओके, सो दीज फ्लोरा एंड फौना आर सो वेल इंटीग्रेटेड इन आवर डेली लाइफ दैट वी टेक दिस फॉर ग्रांटेड। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही करेक्ट लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे कि हम उन्हें फॉर ग्रांटेड लेते हैं, क्योंकि हम रोज़ाना देख रहे हैं ना, रोज़ाना हम वेजिटेशंस देख रहे हैं, अपने आसपास उन एनिमल्स को देख रहे हैं, तो हम उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ठीक है, पर हम नहीं जानते वो भी कितने इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इंडिया में करीबन 10% फ्लोरा और 20% ऑफ इट्स मैमल्स जो कि फोना में आएंगे ओबियसली, दे आर इन थ्रेटेंड लिस्ट। थ्रेटेंड लिस्ट का मतलब क्या? वो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, उनको क्रिटिकल स्टेट में डाला गया है। ठीक है ना, दे आर इन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, वो कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। लाइक चीता, पिंक हेडेड डक, माउंटेन कोयल, फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट। ठीक है, फिर प्लांट्स में आ जाते हैं तो मधुका एग्जिनिस,
महुआ, महुआ जो बोलते हैं ना बिहार साइड में, वो उस तरह का। फिर ये है हुबार्डिया हेप्टान्यूरॉन, ये एक तरह का ग्रास है। तो मैं जानता हूँ कि आप लोग इतने कई सारे फ्लोरा का, यहाँ जो मैं नाम भी बोल रहा हूँ, कई सारे फ्लोरा का और फौना का नाम आप लोग नहीं सुने होंगे। इसमें मुझे सरप्राइज़ नहीं हो रही कि आजकल के बच्चे जो हैं वो मोबाइल फ़ोन से बाहर निकलें, तब जाके तो बाकी चीज़ें देखें ना। मैं यहाँ पर जितने बच्चों को अपने ऑफलाइन ट्यूशन्स में पढ़ाता हूँ या कोचिंग सेंटर में पढ़ाता हूँ, या ऑफलाइन में जब भी बच्चों से प्रैक्टिकल इंटरेक्ट करता हूँ, तो बच्चे जानते तक नहीं है कई सारी नेचुरल चीज़, कई सारे नेचर की चीज़ों को वो नहीं जानते। क्यों? क्योंकि उनका मैक्सिमम टाइम जो है वो स्क्रीन में बीतता है। ठीक है, सो पे अटेंशन टू दिस थिंग। ओके, ठीक है। तो अब तक हम सिर्फ लार्जर एनिमल्स और प्लांट्स पर कंसंट्रेट करते आए हैं कि भाई उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको एक्सटिंक्ट नहीं होने देना, पर छोटे एनिमल्स और छोटे प्लांट्स, इंसेक्ट्स पे हम ध्यान नहीं देते, और वो सबसे ज़्यादा एक्सटिंक्ट हो रहे हैं आज के टाइम पे। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो एक बर्ड होती है स्पैरो, आज अगर आप देखो तो बहुत कम दिखाई देती है। करेक्ट, वही सब रीज़न है। ओके, वैनिसिंग फॉरेस्ट्स, तो यहाँ पर कुछ रॉ डेटा दिया गया है, अगर आप याद करना चाहो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो इट्स नॉट सो मैंडेटरी अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स। अगर हम देखें पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के अगर हम लें तो, ठीक है। देखो, इंडिया में फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है वो 79.42 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि पूरे इंडियन लैंडमास का 24.16% है, जबकि हमको बैलेंस बनाने के लिए एटलीस्ट 33% होना चाहिए, जो कि वो नहीं है। ठीक है, पर अब कुछ समय में हम देख रहे हैं कि चीज़ें जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। वाई द फॉरेस्ट कवर इज़ इंक्रीजिंग सडनली, नॉट एक्जैक्टली सडनली बट यस इट्स इंक्रीजिंग रिसेंटली, क्योंकि कई सारे कंजर्वेशन मीजर्स किया जा रहा है ना, मैनेजमेंट इंटरवेंशंस, प्लांटेशंस वगैरह की जा रही हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, ये सब कुछ सेटअप किया जा रहा है। तो आप चाहो तो ये डेटा को और डिटेल में पढ़ सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस थिंग इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम। ओके, सो यू कैन जस्ट रीड इट फॉर योर नॉलेज। ओके, नाउ बेस्ड ऑन IUCN, जो कि है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, हम जो प्रेजेंट या जो अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनको कैटेगराइज करते हैं। अगर आप विकीपीडिया में जाकर चेक करो किसी भी एनिमल के बारे में, वाइदर टाइगर, लायन, तो उनका IUCN में अभी क्या स्टेटस है वो दिखाएगा तुमको। ठीक है, जैसे सबसे पहला जो है वो नॉर्मल स्पीसीज है। ठीक है, जिनकी पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल स्पीसीज़ में आएंगे, जैसे कैटल, साल, पाइन, रोडेंट्स। यहाँ साल पाइन जो है कोई जानवर नहीं है, वो यहाँ पर लिख दिया इस तरह से। ओके, सो कैटल्स मीन्स दोज एनिमल्स विच यू हैव सीन, ओके, लाइक डोमेस्टिक एनिमल्स, काव, बफलो, गोट, जिससे हम कुछ ना कुछ उनका इस्तेमाल करते हैं, आइदर इन टर्म्स ऑफ मिल्क, पोलो या मीट एंड ऑल। ओके, तो वो कैटल में आते हैं। साल पाइन दे आर ट्रीज एंड रोडेंट्स, ऑब्वियसली एनिमल्स। ठीक है, चूहे, माउस, स्क्विरल्स, दिस टाइप ऑफ एनिमल्स। तो ये नॉर्मल स्पीसीज हैं क्योंकि इनका एबंडेंट पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन तो इतना है कि हम तो कई बार चूहों को मारने के लिए दौड़ते हैं। ठीक है ना, हम उनके लिए जहर खरीद के लाते हैं, पिंजड़ा खरीद के लाते हैं, तो पॉपुलेशन तो काफ़ी अच्छा खासा है उनका, तो दे आर नॉर्मल स्पीसीज। नाउ एंडेंजर्ड स्पीसीज हम किसे कहेंगे? जो डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन में हैं उन्हें एंडेंजर्ड कहेंगे। ठीक है, जिन चीज़ों से द सर्वाइवल ऑफ दिस स्पीसीज इज डिफिकल्ट इफ नेगेटिव फैक्टर्स दैट हैव लेड टू अ डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ऑपरेट। अगर जो भी नेगेटिव चीज़ों की वजह से इनका पॉपुलेशन कम हो रहा है, अगर वो कंटिन्यू होता रहा तो ये बहुत जल्द जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल जरूर याद रखना, वैसे मैं इस चीज़ को एक बार और अच्छे समझा देता हूँ। जैसे एक पर्टिकुलर रीज़न की वजह से, मान लेते हैं कोई एक कारण है जिसकी वजह से इंडियन राइनो की पॉपुलेशन बहुत कम हो रही है, तो हमें उस कारण पर काम करना होगा। अदरवाइज़ क्या होगा, कुछ सालों में इंडियन राइनो पूरी तरह से गायब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। फ्यूचर में हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो सिर्फ उन्हें फ़ोटोज़ और मूवीज़ में देखेगी, दैट्स ऑल, वीडियोज़ में। करेक्ट, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो कौन से एनिमल्स हैं जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ की कैटेगरी में आते हैं? ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लायन टेल्ड मैकैक, सांगाई, इस तरह के। आप 2-3 नाम भी याद रखो तो काफ़ी है, एग्जाम में अगर मेंशन करने को आ जाए तो आप लिख सकते हो। ब्लैक बक आप जानते हो, काला हिरन, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है काला हिरन इतना फेमस क्यों है, आप जान सकते हो। क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, lion-tailed macaque. Now, lion-tailed macaque is not a lion either, it is a monkey. संगाई एक हिरन की प्रजाति है। इंडियन वाइल्ड एस ऑब्वियसली एक गधा है। डू यू नो दैट पाकिस्तान इज़ द लार्जेस्ट, आई डोंट नो हाउ टू यूज़ दैट वर्ड, बट वहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो होते हैं वो वाइल्ड एस की है पाकिस्तान में। ओके, तो आफ्टर दैट इंडियन राइनो एंड ये फैक्ट है। ठीक है, ये मैंने कमेंट करने के लिए नहीं कहा है, ये फैक्ट है। ओके, सो नाउ वल्नरेबल स्पीसीज पे आ जाते हैं हम। वल्नरेबल स्पीसीज़ वो स्पीसीज़ है जिनका पॉपुलेशन डिक्लाइन कर गया है उन लेवल्स में जिससे कि वो एंडेंजर्ड में जा सकते हैं भविष्य में। समझ में आ रही है बात? मतलब वल्नरेबल स्पीसीज़ वो स्पीसीज़ हैं जिनका चांसेस है कि वो बहुत जल्द एंडेंजर्ड हो जाएंगे। अगेन, अगर हम इसी तरह से सब कुछ कंटिन्यू करें तो अभी फ़िलहाल वो एंडेंजर्ड नहीं है, अभी बस उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। राइट, उन्हें कहा जाता है वल्नरेबल स्पीसीज़, नॉट एंडेंजर्ड टिल नाउ, बट
इन फ्यूचर चांसेस आर देयर. ओके, एग्जांपल्स ब्लू शिप. ओके, ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन. गैंगेटिक डॉल्फिन बहुत फेमस डॉल्फिन है जो गंगा नदी में दिखाई देती है. ठीक है, तो ये आप लोग याद कर सकते हो. रेयर स्पीसीज किसे कहा जाता है? जिनका पॉपुलेशन जो है बहुत ही कम है. ठीक है, तो स्पीसीज जिनका पॉपुलेशन कम है, जो कि एंडेंजर्ड या वल्नरेबल में जा सकते हैं अगर हम उनके नेगेटिव चीज़ें जो उनको अफेक्ट कर रही हैं उनको कंटिन्यू करते रहें. तो अगर हम नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान ना दें तो ये बहुत जल्दी स्लिप कर जाएंगे इनटू वल्नरेबल और फर्दर एंडेंजर्ड में. तो रेयर स्पीसीज उनको कहा जाता है. तो आप देख सकते हो एक लिंक है इनके बीच, आप समझ सकते हो हाउ टू रिलेट इन बिटवीन दिस थिंग्स. क्लियर? और अगर फिर भी नहीं तो मैं हूँ यहाँ आप लोगों को ट्रिक्स भी बताने के लिए. देयर आर मैनी ट्रिक्स. आई हैव रिमेंबर्ड मैनी ट्रिक्स एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू यूज़ दोज ट्रिक्स. ट्रिक्स जो हैं वो बहुत हेल्प करते हैं एग्जामिनेशन में मार्क लाने के लिए. तो कभी भी हेजिटेट मत करिए, कभी भी शर्म मत करिए ट्रिक्स यूज़ करने में. दे विल हेल्प यू अलॉट एंड आई विल टेल यू अबाउट ऑल दोज ट्रिक्स ऑल्सो. ठीक है, मैं उन सभी ट्रिक्स के बारे में आप लोगों को बताऊँगा. तो रेयर स्पीसीज में कौन कौन से जानवर आएंगे, एनिमल्स आएंगे? हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बफलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल. हॉर्नबिल इज़ अ बर्ड आई थिंक. ठीक है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप लोग मुझे बताइए हॉर्नबिल एग्जैक्टली क्या होता है. अच्छा, एंडेमिक स्पीसीज़ क्या होगा? एंडेमिक आप लोगों ने ये वर्ड बहुत सुना होगा कोविड के टाइम पे. पैंडेमिक, पैंडेमिक में जो बहुत जगहों पे फैला हो. बट एंडेमिक हम उसे कहते हैं जो पर्टिकुलरली सॉरी, पैंडेमिक उसे कहते हैं जो पूरी दुनिया में फैला हो. ओके, एंड एंडेमिक हम उसे कहेंगे जो एक पर्टिकुलर एरिया में है. तो एंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होते हैं, ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरिया, उसके अलावा और कहीं नहीं मिलेंगे. ठीक है, आइदर ड्यू टू जोग्राफिकल बैरियर्स और नेचुरल बैरियर्स वॉट, वो बाहर नहीं निकल पाए उस जगह से, वो वहीं रह गए. एग्जाम्पल अंडमान टील, निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश में मिथुन एक तरह का हिरन. तो आप वही 2 नाम याद कर लीजिए, 2 नाम 3 नाम याद कर लो, बहुत ही ईजी भी है और आप लोग के लिए बेटर भी है ये. ठीक है, क्योंकि हर चीज़ इसमें देखो समझना तो है नहीं, इन्फॉर्मेशन आपको बहुत गैदर करना है. ओके, तो दैट विल बेटर. अब देखो एक्सटिंक्ट स्पीसीज वो स्पीसीज़ हैं जो खोज रहे हैं पर कहीं मिल नहीं रहे हैं, वो यानी वो लोग एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. स्पीसीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेस ऑफ नोन और लाइकली एरियाज वेयर दे में अकर. ठीक है, तो वो स्पीसीज इसका मतलब एक्सटिंक्ट हो चुका है. अब वो एक्सटिंक्ट हो सकता है कि वो एक पर्टिकुलर स्टेट से एक्सटिंक्ट हो गया हो, कंट्री से एक्सटिंक्ट हो गया हो, कंटिनेंट से एक्सटिंक्ट हो गया हो, या पूरे ही वर्ल्ड से एक्सटिंक्ट हो गया हो. ठीक है ना, एग्जाम्पल्स इसमें बहुत सारे हैं, इसमें कुछ लिमिटेड एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. जैसे कुछ स्पीसीज़ हैं एशियाटिक चीता के जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, इसीलिए तो हमको चीता जो है वो अफ्रीका से लेके आना पड़ा ना. पिंक हेड डक एक्सटिंक्ट हो गए हैं. बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं. आप बोलोगे सर यहाँ डायनासोर का नाम नहीं है, लिख लो खुद, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. डूडू नाम का एक पक्षी है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है. और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है एक सुमात्रन टाइगर करके एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें स्ट्रिप्स होती हैं, वो भी एक्सटिंक्ट हो चुका है. करेक्ट. ओके, तो ये एशियाटिक चीता के ऊपर एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है, आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो. वैसे वो एग्ज़ाम में आएगा नहीं. ठीक है, चीता काफ़ी फैसिनेटिंग एनिमल है जो 112 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ सकता है. फास्टेस्ट एनिमल ऑन दिस लैंड. ओके, तो इंडिया में बेसिकली और एशियाटिक चीता की बात करें तो वो अब नहीं है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. ओके, 1952 में ही उन्हें डिक्लेयर कर दिया गया था कि वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. तो चलिए हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं. कौन कौन से नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना कर रहे हैं? ओके, ठीक है. इन ह्यूमंस जो होते हैं वो कुछ रिसोर्स जो हैं वो अपनी फॉरेस्ट से लाते हैं. ठीक है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली. जैसे वुड हो गए, बार्क हो गए, लीव्स, रबर, मेडिसिन, डाइज, फूड, फ्यूल, फॉडर, मैन्योर. देख रहे हो इतनी सारी चीज़. तो कौन डिप्लीट करेगा फॉरेस्ट को? हम ही डिप्लीट कर रहे हैं क्योंकि हमको ही तो सब चीज़ चाहिए ना. ओके, और कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर रूल कर रहे थे तो वो अंधाधुंध फॉरेस्ट कटिंग कर रहे थे क्योंकि उनको रेलवेज़ बढ़ाना था, एग्रीकल्चर बढ़ाना था, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, माइनिंग बढ़ाना था, कमर्शियल एक्टिविटीज़ बढ़ाना था. तो वो काफ़ी कुछ फॉरेस्ट को काट दिए. ओके, एंड एग्रीकल्चर एक्सपेंसन इज़ वन ऑफ द मेन रीजन्स ऑफ डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज. ठीक है, 1951 से 1980 में देखो तो FSI जो कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है उनके हिसाब से 26,200, समझ पा रहे हो, 26,200 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया वाज कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड ऑल ओवर इंडिया. यानी इन 30 सालों में 1950 से 80 में 26, इट्स ह्यूज. ओके, 26,200 स्क्वायर किलोमीटर वाज कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड. ओके, नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज़ में शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूमिंग कहा जाता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. उस वजह से वहाँ की ज़मीनों को या वहाँ के फॉरेस्ट को क्लियर करके उनको एग्रीकल्चरल एरिया बनाया जा रहा है. तो ये सब इश्यूज़ है जिनकी वजह से डिप्लीट हो रहा है.
तो क्या हम कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज़ को ही ब्लेम करेंगे? ये भी एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हो। ओके, कि क्या कॉलोनियलिज्म जो उस टाइम पे था उसका कुछ था इसमें रोल या नहीं था? सो इट्स अ सिंपल केस स्टडी लाइक क्वेश्चन, सो यू कैन रीड दैट, नो प्रॉब्लम। एंड इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट टू यू, आई एक्सप्लेन इट टू यू, जस्ट लेट्स सी। ओके, चलो इसको देख ही लेते हैं। एनरिचमेंट प्लांटेशन के नाम पे उस समय फेवर्ड स्पीसीज को काफ़ी बढ़ावा दिया गया। फेवर्ड स्पीसीज मतलब क्या? सब काटो पीटो हटाओ, इंडिगो उगाओ, कॉफ़ी उगाओ, कैश्यू उगाओ, समझ पा रहे हो ना? ड्यू टू फॉर अर्निंग मनी। ठीक है, तो एक सिंगल कॉमर्शियली वैल्यूएबल स्पीसीज को उगाने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए बहुत स्ट्रेस देते थे ब्रिटिशर्स। उससे क्या होता था? बाकी कहाँ जाएंगे? बाकियों का तो इम्बैलेंस होगा। ठीक है, और हमारे जो फॉरेस्ट्स हैं जो कि मिक्सअप ऑफ मैनी काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग्स, जिसमें कई सारी चीज़ वैल्यूएबल हैं। ठीक है ना, फॉरेस्ट में तो सभी चीज़ बैलेंस्ड तरीके से होते हैं क्योंकि वो नेचुरली है ना, नेचुरल तरीके से उसको सिलेक्ट किया गया है। और उन सबको काट कर अगर हम सिर्फ एक कैश क्रॉप उगाएंगे तो ऑब्वियसली इट विल हार्म आवर इकोलॉजिकल बैलेंस, राइट? तो वही रीज़न यहाँ पर दिया गया है। ओके, यू कैन रीड दैट। ठीक है, अब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो बनाए गए, नॉट ओनली एग्रीकल्चरल एक्सपेंसन, क्यों सिर्फ एग्रीकल्चर को दोष दें? डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो बनाए गए थे वो भी काफ़ी हद तक फॉरेस्ट कवर के लॉस होने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, ठीक है, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। सिंस 1951 ओवर 5000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ फॉरेस्ट वॉज क्लियर्ड फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। ठीक है, आज भी अगर आप देखो तो नर्मदा सागर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में 40,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट को हटा दिया गया। ठीक है, अब उड़ीसा में आओ, बिहार, बंगाल में जाओ तो माइनिंग की वजह से बहुत डिफॉरेस्टेशन होता है, तो वो भी एक रीज़न है। ठीक है, अब ये माइनिंग जो है वो बंगाल में इस हद तक होने लगा है कि एक बक्सा टाइगर रिजर्व है उसको भी थ्रेटनिंग हो रहा है, मतलब उसको भी दिक्कत हो रहा है माइनिंग की वजह से, वो डिस्टर्ब भी वहाँ हुआ जा रहा है। ठीक है, और जितने नेचुरल हैबिटेट डिस्टर्ब होंगे वो एनिमल्स रहेंगे कहाँ? एनिमल्स के रहने का जगह नहीं होगा, तो दैट विल बी अ सीरियस इशू फॉर द पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स ऑल्सो। ओके, ठीक है, अब बहुत सारे फॉरेस्टर्स जो इस मामले में रिसर्च करते हैं नॉल, वो फाइनली बोलते हैं या उनके रिसर्च में ये सब आता है कि ग्रेजिंग करवाना जानवरों को और फ्यूल वुड कलेक्शन करना, ये सबसे ज़्यादा बड़ा रीजंस है बिहाइंड डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेस। ओके, क्लियर? तो अभी देखो इसको मैनेज करने का तरीका है। सामने वाला क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है कि तो हम करें क्या? जानवरों को भूखा तो नहीं मार सकते, या लकड़ी जलाना तो ज़रूरी है खाना खाने के लिए, तो आप उस चीज़ को मैनेज करके कर सकते हो। ओके, A substantial part of fuel fodder, यहाँ दिखा है देखो, a substantial part of the fuel fodder demand is met by lopping rather than by felling entire trees। आप पेड़ों को छांट कर उसको यूज़ कर सकते हो, ना कि जड़ से पेड़ों को काट दोगे। जड़ से पेड़ को काट दोगे तो वो तो सूख गया, फिर वो दोबारा लकड़ी कहाँ से देगा? ठीक है, तो इस प्रॉब्लम्स का अच्छे से मैनेज करने से सोल्यूशन निकलता है। क्लियर? ओके, फॉरेस्ट में कई सारे मिनरल रिसोर्सेज, प्रोडक्ट्स, बहुत सारी चीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं या वो मिलते हैं। ठीक है, तो दिस प्रोटेक्टेड एरियाज मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। ठीक है, और यहाँ पे कन्फ्लिक्ट जारी रहता है कि कुछ लोगों के लिए ये रहने का जगह है, कुछ लोगों के लिए उनका घर है, कुछ लोगों के लिए ये उनका सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है, वॉट कुछ लोगों के लिए ये सोर्स ऑफ इनकम है। काटो वाटो, माइंस बनाओ, ठीक है, काटो, होटल बनाओ, ये बनाओ, समझ पा रहे हो? हर इंसान के लिए फॉरेस्ट का अलग मतलब है, और जिससे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान होगा वो सबसे ख़राब चीज़ है इनमें। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली यू विल चूज़ दैट हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग। हिमालयन यू इन ट्रबल, ये भी एक केस स्टडी की तरह दिया हुआ है, तो वो भी आप रीड कर सकते हो। ठीक है, तब हम अब आगे बढ़ते हैं और इसको मैं हल्का एक्सप्लेन करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। द हिमालयन यू, साइंटिफिक नेम टैक्सिस वालेंशियाना, इज मेडिसिनल प्लांट फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। तो इससे एक केमिकल कंपाउंड बनता है टैक्सोल। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या है ये भी देख लो। कुछ कैंसर्स को है, मतलब कि एंटी कैंसर ड्रग की तरह काम करता है, कुछ कैंसर्स को इरेडिकेट करने या क्योर करने के काम में आता है। तो क्या होगा? इस ट्री को तो सब खा जाएंगे, कहने का ही मतलब समझ रहे हो मेरा? इस ट्री को तो सब ऐसा पीछे पड़ेंगे कि वो ट्री का नामो निशान नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि काट काट के उसका सारा यूज़ कर जाएंगे, सुखा देंगे, मेडिसिन के नाम पे बेच देंगे। वो ये नहीं समझेंगे कि फिर ये ट्री दोबारा आएगा कैसे। समझ पा रहे हो? जड़ से काट कर ख़त्म कर देंगे, तो वो गलत है। नाउ
हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लोटेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पॉइजनिंग, फॉरेस्ट फायर्स, ये इतने सारे पॉइंट है ना जो कि इंडियन बायोडाइवर्सिटी को या फॉरेस्ट को ख़त्म कर रहे हैं कि और कि मैं क्या बताऊँ, ये बहुत सारे कॉमन पॉइंट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है जो आप जानते भी हो, आसानी से इसे आप कर सकते हो। करेक्ट, ओके। नाउ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का एक और रीज़न ओवर पॉपुलेशन, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो कॉमन है, इसलिए मैं डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर रहा हूँ। आप मेरे अंडरलाइन किए हुए को भी अगर पढ़ के एग्जाम देने जाओ, इट विल बी ऑल्सो इनफ फॉर यू टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स। ओके, जस्ट अ सेकंड। देखो क्या है ना, इसमें एक डेटा कंपैरिजन दिया हुआ है कि एक एवरेज अमेरिकन 40 गुना ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करता है एज एन एवरेज सोमालियन। तो इसका कहने का मतलब है कि जो 5% इंडियन सोसाइटी है जो बहुत अमीर है, वो ज़्यादा इकोलॉजिकल डैमेज कर रहा है, ना कि एवरेज लेवल के जो लोग रहते हैं इंडिया में। ओके, एंड द पूरेस्ट 25% दे आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, क्योंकि वो तो भाई नेचर के साथ अलाइन होकर रहते हैं ना, नेचर के साथ वो रहते हैं, वो नेचर को डैमेज क्यों करेंगे। ओके ओके देन तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट मैं इसका जल्द ही लाऊंगा और हम कुछ मिनट में, या अब यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। ओके देन, तो जो डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है, ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल इशू नहीं है। ठीक है, सुनने में ये बहुत अजीब लगेगा, बट रियलिटी यही है कि ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल इशू नहीं है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर, लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी हो रहा है। ठीक है, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि जो फॉरेस्ट पे डिपेंड रहने वाले कम्युनिटीज़ हैं, हम तो एक तरफ से उनको ख़त्म कर रहे हैं ना, उनके लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं ना। अगर हम फॉरेस्ट को ख़त्म करते हैं तो वो कम्युनिटी भी इफेक्ट होती है, और बहुत ही मेजरली इफेक्टेड होती है वो। ठीक है, और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है वुमेंस को। ठीक है, पहली बात तो ये जान लो कि वो जो एक कम्युनिटी जो है वो फूड के लिए, ड्रिंक के लिए, मेडिसिन, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी, हर चीज़ के लिए वो फॉरेस्ट पर डिपेंड करता है। आप क्या है, नए ज़माने के बच्चे हो, तो आप लोगों को हर एग्जांपल्स जो है वो थोड़ा सा मॉडर्न तरीके का चाहिए। तो आप लोगों ने मूवी देखा होगा ना कंतारा, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो स्पिरिचुअलिटी किस तरह से अपने फॉरेस्ट से कनेक्ट करते हैं। वो जो देव रहते हैं वो तो जंगलों के रहते हैं ना, जंगल में रहते हैं, वो जो वाराह के रूप में, तो दे आर कनेक्टेड बोथ, नॉट एग्जैक्टली बोथ, दे आर कनेक्टेड फॉर एवरीथिंग, फॉर मेडिसिन, फॉर कल्चर, फॉर स्पिरिचुअलिटी, फॉर फूड इन फॉरेस्ट। ओके, नाउ इन फॉरेस्ट ऑल्सो अगर हम देखें या उन लोगों की लाइफ को भी देखें, तो वुमेन आर इफेक्टेड मोर देन मैन। वुमेन की लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है एज़ कम्पेयर टू मैन, बिकॉज वुमेन के ऊपर सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो घर खर्च के लिए तो ऑब्वियसली पैसे मैन ला कर देंगे, बट वुमेन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो हर तरह का कलेक्शन करें, घर को चलाने का काम करें, पानी लाना, फॉर फ्यूल लकड़ी लाना, फॉर फॉडर जानवरों के चारा के लिए चल के जाना। तो आप क्या कर रहे हो या हम इंसान क्या कर रहे हैं, हम अगर जंगलों को ख़त्म करते हैं, वी द सो कॉल्ड सिविलाइज सोसाइटी, इफ़ वी आर जस्ट व्हाट आई कैन से, आई कांट यूज़ एनी मोर हार्श वर्ड्स फॉर नाउ, बट अगर हम जंगलों को एक्सप्लॉइट करते हैं तो उनका भी तो लाइफ ख़राब होता है ना। उनको 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक चल के जाना पड़ता है, और अगर वो इतने दूर तक चल के इतनी गर्मी में या धूप में या किसी भी मौसम में जाते हैं तो उनकी हेल्थ पे असर पड़ता है, वुमेन्स को खासकर। ठीक है, और होम और चिल्ड्रन नेग्लेक्ट हो जाते हैं। तो ये हमारा कल्चरल लॉस है, अपार्ट फ्रॉम बायोलॉजिकल लॉस, वी आर ऑल्सो हैविंग कल्चरल लॉस हियर। ठीक है, तो ये मैं कहना चाह रहा था आप लोगों को। और मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि ये पर्टिकुलर पार्ट जो है ना, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें एक ओवरऑल आइडिया बताया गया है। ठीक है, तो आप बस उसको पढ़ के, आप चाहो तो मैं जो भी पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा हूँ उसको पढ़ सकते हो, उसको नोट्स की तरह लिख भी सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू। ओके, ठीक है। अब देखो लिस्ट बहुत लंबी है कि डिग्रेडेशन से क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, लिस्ट बहुत ही लंबी है। उसमें देखो सीवियर ड्रॉट होते हैं, डिफॉरेस्टेशन से फ्लड्स आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि भाई फॉरेस्ट जो है वो तो सॉइल को होल्ड करके रखता है। ठीक है ना, हर चीज़ को वहाँ पर होल्ड करके रखेगा, ज़मीन में नहीं रहेगा कुछ, जब वाटर आएगा, फ्लड की पानी जब आती है, पूरा इरोड करके वो जगह को, एरिया को ख़त्म कर सकते हैं वो लोग, क्योंकि दे हैव नो प्रोडक्शन ऑफ ट्रीज, राइट। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पॉवर्टी है। ठीक है, या पॉवर्टी इज़ द डायरेक्ट आउटकम ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। आप इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन करो, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन करो, तो समाज धीरे धीरे गरीबी की तरफ बढ़ने लगता है। ठीक है, दैट्स वाई फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर वाइटल फॉर द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इन्वायरमेंट। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, जो कि मुझे तो नहीं लगता आएगा, मैंने पिछले 10 साल का क्वेश्चन देखा हुआ है। ठीक है, हमारा अप्रोच हमेशा एग्जामिनेशन की तरफ होना चाहिए, तो ऐसा क्वेश्चन तो आता नहीं, पर अगर वो आ गया कि हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर वाइटल टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इन्वायरमेंट, तो आप इन तरह के पॉइंट्स लिखोगे, या इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आ गया तो भी आप इस तरह के पॉइंट्स लिख सकते हो जो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है। ओके, नाउ
Obviously, it's very compulsory, imperative, mandatory to adapt a particular conservation strategy. ठीक है, तो हम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, पर्टिकुलरली अब इंडिया की बात करेंगे, जनरल बातें तो बहुत हो गई, अब इंडिया में पर्टिकुलरली किस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है, वो हम देखेंगे। ठीक है, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे जो भी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ना, जैसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम है हमारे जो हमें जिंदा रखते हैं, जैसे वाटर, एयर एंड सॉइल, इनको कंजर्व करना, इनको प्रिजर्व करना। ठीक है, साथ में हमारे जो फ्लोरा एंड फौना है, जानवर और पौधे, उनको बेटर ग्रोथ, उनके हर स्पीसीज़ का ग्रोथ बेटर हो, वो ब्रीडिंग सही तरीके से कर पाएँ, जैसे कि उनका पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म ना हो। ठीक है, समझ में आया? चलो बढ़िया। हमारे देश में अगर आप एग्रीकल्चर को देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्सोलीट है, यानी काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है। लेकिन अगर आप यूरोप में चले जाओगे ना, तो आप गूगल करके भी देख सकते हो, अगर मेरी बातों पे विश्वास ना हो तो। अगर आप यूरोपियन कंट्री में जाओगे, वहाँ के फार्मर्स को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि वो कोई ऑफिशियल है, वो कोई बहुत बड़ा आदमी है, उसके बहुत बड़ी कंपनी है, उसके फैक्ट्रीज चल रहे हैं। ठीक है ना, वहाँ के फार्मर्स इतने डेवलप हैं। हम क्या करते हैं, वी आर स्टिल डिपेंडेंट फॉर एग्रीकल्चर ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज़ एंड वी आर डिपेंडिंग ऑन द ट्रेडिशनल ओल्ड मेथड्स ऑल्सो इन सम प्लेसेस आई हैव सीन विथ माई आइज ओनली। ठीक है, फिशरीज़ में भी देखोगे तो हैविली डिपेंडेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, फिशरीज़ जो है, अब जब तक आप बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन नहीं करोगे, फिशरीज़ नहीं चलेगा। अगर आप ट्रेडिशनल क्रॉप वैराइटीज़ को नहीं बचाओगे, एग्रीकल्चर नहीं चलेगा भाई, क्योंकि हमारे देश का फार्मर के पास, हर किसी के पास उतना पैसा नहीं है ना कि वो HYV सीड्स और बड़े बड़े हाइब्रिड्स को अफोर्ड कर सके। करेक्ट, और वो ज़रूरी भी है। नॉर्मल चीज़ें हैं, देसी चीज़ें जिसे हम इंडिजीनियस कहते हैं, इंडिजीनियस ब्रीड्स, स्पीसीज, उनको रखना ज़रूरी भी तो है। ठीक है, दिस इज़ द केस। तो अब हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसे ध्यान से आप समझते जाइएगा आप लोग। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बातें तो बहुत हो गई थी, तो कहा गया कि भाई कोई एक मेजर लॉ निकालना होगा। सो द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, WPA, ठीक है, वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या करता था, इस प्रोग्राम के तहत क्या होता था। थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम वाज टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एंडेंजर्ड स्पीसीज बाय बैनिंग हंटिंग, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट्स एंड रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वाइल्ड लाइफ के लिए, वाइल्ड लाइफ का ट्रेड जो था, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, जैसे हाथी दांत कहते हैं ना, इंग्लिश में आप उसे कहते हो आइवरी ऑफ एलिफेंट्स, एंड राइनोसरस के जो सींग होते हैं नाक के ऊपर जो रहते हैं, इन सब चीज़ों की तस्करी होती है, स्मगलिंग होती है। इनके लिए जानवरों को मार दिया जाता है, इनके लिए जानवरों, एक छोटे बॉडी पार्ट के लिए पूरे जानवरों को काट दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो इसको बैन किया गया। ठीक है, उनको प्रोटेक्शन दिया गया। आप समझ सकते हो कि मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आज के ज़माने में अगर कोई इंसान किसी भी जानवर को मारता है, ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट सम ब्रीड्स जो जंगलों में रहते हैं अपने नेचुरल हैबिटेट में, से मुर्गी और बकरी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसे तो लोग खुलेआम काटते हैं। तो उन जानवरों को अगर आप मारते हो, आपको इंसान के मर्डर के जितना आपको कष्ट और आपको तकलीफ झेलना पड़ेगा। ठीक है, इतना हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो काफ़ी एक्टिव है। बट आई डोंट नो व्हाई स्टिल पीपल आर किलिंग दोज इनोसेंट एनिमल्स फॉर फूड, बट ओके, दैट्स अ पर्सनल चॉइस। ओके, तो अब इसके हिसाब से कई सारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाए गए। ठीक है, इसमें से कई तो आप लोग जानते हो गए ना, आपके स्टेट में भी कोई ना कोई वाइल्ड लाइफ पार्क, नेशनल सेंचुरी, सॉरी आई मर्ज्ड बोथ द वर्ड्स, आप लोगों के स्टेट में भी कोई नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ होगा, तो आप लोग उसे जानते होगे। यस, ग्रेट। अब देखो, सबसे ज़्यादा बचाने की ज़रूरत थी हमको उस टाइम पे टाइगर को। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो वन हॉर्न राइनोसरस को, द कश्मीर स्टैग, हंगुल नाम है उसका। ठीक है, क्रोकोडाइल्स हैं कितने तरह के, फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर एंड घरियाल, द एशियाटिक लायन, कितने सारे। और सब में अगर मैं टॉप में रखूँ तो जैसे आपके बुक में लिखा हुआ टाइगर बहुत ही कम थे। ठीक है, तो इसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था, जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। बट उनके अलावा भी इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक, चिंकारा कहते हैं इसको, ब्लैक बक का नाम काफ़ी मशहूर है। ठीक है, तो मैं तो बोलूँगा नहीं, कुछ बड़ा आप लोग जानते हो कि इसलिए मशहूर है। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड द स्नो लेपर्ड, ये सारे जानवरों को प्रोटेक्शन दिया गया है, लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अगेंस्ट हंटिंग उनको लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है। अब देखो, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, क्योंकि टाइगर की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ही कम हो रही थी, इसलिए 55,000 से वो 1800 तक आ चुकी थी। तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि किस लेवल में टाइगर का हंटिंग होता था। ठीक है, क्या क्या रीजंस थे, ट्रेड के लिए पोचिंग करना, हैबिटेट उसका श्रिंक हो रहा था। भाई इंसान बढ़ रहे हैं, रहने के लिए जंगल काटेंगे, अब टाइगर कहाँ रहेगा, रूम में तो रहेगा नहीं इंसानों के साथ। फिर उसका पोचिंग किया जाता था, मार के उसको सील किया जाता था, स्मगलिंग किया जाता था। डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस्ड स्पीसीज, हिरन खत्म हो जाएंगे तो टाइगर कहाँ से जिंदा रहेगा, दैट इज नोन एज प्रे बेस्ड स्पीसीज। करेक्ट,
ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सेट्रा, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया। रेस्ट आई थिंक इज ऑब्वियसली इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, तो आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, बट हियर वी आर स्टिकिंग टू द एग्जामिनेशन अप्रोच, सो आई जस्ट कंटिन्यू फर्दर। ओके, चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का नाम यहाँ दिया हुआ है, टाइगर रिजर्व्स का नाम यहाँ दिया हुआ है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला नाम तो आता है कॉर्बेट नेशनल पार्क का, उत्तराखंड में। सुंदरबंस नेशनल पार्क नाम जानते होगे, वेस्ट बंगाल में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। ये बांधवगढ़ जो है वो थोड़ा बहुत साउंड करेगा राजस्थान की तरफ, पर ध्यान रखना मध्य प्रदेश में, नॉट इन राजस्थान। सरिस्का राजस्थान में, ठीक है। मानस आसाम में। पेरियार केरला में, करेक्ट। और भी एक दो इंपॉर्टेंट है, नहीं मैंशन है तो नहीं करेंगे अभी, कोई टेंशन वाली बात नहीं उतना। ओके देखो, कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना, अब वो बायोडाइवर्सिटी पे फोकस कर रहे हैं, ना कि एक पर्टिकुलर जानवर पे, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि हम जानवर को, हम अगर टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर निकाल रहे हैं, तो क्या उन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में, क्या उन नेशनल पार्क्स में बाकी जानवरों को या बाकी हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है उसको नहीं प्रिजर्व करते होंगे? तो वो डिपेंड करता है कि हम किस जगह की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक होता है बायोस्फीयर रिजर्व, वहाँ कीड़ों तक को प्रिजर्व किया जाता है। कीड़ों, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इंसेक्ट्स ऑल्सो दे आर जस्ट अ सेकंड, यस, इंसेक्ट्स ऑल्सो उनको जगह मिल रहा है कंजर्वेशन प्लानिंग में, या हम कह सकते हैं कि हमारा, हाँ, कंजर्वेशन के लिए दिस इज़ द मोस्ट करेक्ट वर्ड। देखो, जितना हो सकेगा आप एनसीईआरटी के वर्ड्स को लिखोगे ना, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बिकॉज एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट बुक फॉर प्रिपेयरिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देख रहे हो आप, बटरफ्लाइज, मॉथ्स, बीटल्स, ड्रैगन फ्लाई, इनको भी प्रोटेक्टेड स्पीसीज की लिस्ट में डाला गया है। तो अगली बार से जब भी अपने गार्डन में किसी बटरफ्लाई और ड्रैगन फ्लाई को मार रहे होगे, तो समझ जाना फिर हेलीकॉप्टर लैंड होगा और आपको उठा कर ले जाएगा, ठीक है। ओके, सो प्लांट्स वेयर ऑल्सो एडेड। यहाँ सारे जीवधारी जिनमें लाइफ है, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, एवरीथिंग, दे आर प्रिजर्व्ड और कंजर्व्ड इन अ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। मैं पर्टिकुलरली बायोस्फीयर रिजर्व की बात बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें सभी चीज़ इंक्लूड हो जाते हैं, दैट्स वाई। अभी देखो, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को कितने भागों में बांटा गया है? ऑब्वियसली किसने बांटा है? मोदी जी ने नहीं बांटा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बांटा, ठीक है। तो इनको अलग अलग कैटेगरीज में डाला गया है, जैसे रिजर्व फॉरेस्ट। व्हाट इज़ अ रिजर्व फॉरेस्ट? क्या है ये? मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स आर कंजर्व्ड। इसमें जल्दी किसी का आना जाना नहीं होता है, ठीक है। वैल्यूएबल इन द सेंस उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीज होंगे, आइदर इन टर्म्स ऑफ टिम्बर बोलो, मेडिसिन बोलो, कुछ भी बोलो, वैल्यूएबल ट्रीज होते हैं रिजर्व फॉरेस्ट में। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है? दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन। इनको प्रोटेक्ट किया गया है, इसमें डिटेलिंग में तो वैसे नहीं दिया हुआ, बट इनमें क्या है, लोगों का आना जाना पार्शियली अलाउड रहता है। हाँ, एक और फिगर मैं यहाँ पे बता देता हूँ तुम लोगों को, एक अलग कलर में बता देते हैं। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज़ बिन डिक्लेयर्ड रिजर्व। आधे से ज़्यादा को रिजर्व कर दिया गया है और 1/3 को प्रोटेक्टेड बताया गया है, ओके। तो आप ये पढ़ सकते हो। नाउ यहाँ देखो, एक पेपर कटिंग में दिया गया है कि घड़ियाल ऑन द ब्रिंक मीन्स ऑब्वियसली द पॉपुलेशन ऑफ घड़ियाल इज रिड्यूसिंग ड्रास्टिकली एट दैट टाइम बिकॉज इट्स ओल्ड न्यूज़। और रीज़न क्या है यहाँ देख सकते हो, बर्ड, चिड़िया भी मर रही थी। वाई द रीज़न इज डर्टी यमुना। आप यहाँ पर चीज़ मार्क कर रहे हो, एक नदी अगर खराब पानी, या फिर हम कह सकते हैं नदी अगर प्रदूषित हो जाती है, यानी कि रिवर इज पॉल्यूटेड, देन उससे कितना इफेक्ट पड़ता है वहाँ के रहने वाले मीन्स फौना को भी, चिड़िया, यहाँ तक कि फ्लोरा को भी, प्लांट्स को भी तकलीफ होती है, करेक्ट। ओके, तो तीसरा कैटेगरी जो है ना हमारा अनक्लास्ड फॉरेस्ट है, इनका कोई कैटेगरी नहीं होता, ठीक है। वेस्टलैंड्स, अदर फॉरेस्ट, कुछ भी बोलो, जो प्रोटेक्टेड नहीं है, जो रिजर्व नहीं है, उस तरह के फॉरेस्ट जो कि आइदर गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट का हो, ठीक है, बट दे आर ऑफ लीस्ट कंसर्न, मैं तो ये कहूँगा, ठीक है। तो रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स को परमानेंट फॉरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ही सब चीज़ें मिलती हैं, ये परमानेंट है, गवर्नमेंट को भी पता है ये परमानेंट है, यहाँ से ही उन्हें टिम्बर या दूसरे फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटाज हैं जो एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं ना, उसमें बहुत काम आएंगे ये आपके लिए, ठीक है। मध्य प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा एरिया है अंडर परमानेंट फॉरेस्ट, 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया, यानी 75% ऑफ जो फॉरेस्ट एरिया है मध्य प्रदेश का, उसमें से 75% जो है वो परमानेंट फॉरेस्ट है। दैट्स अ ह्यूज नंबर, ओके। फिर जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेजेस ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट ऑन इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। ये तो बहुत ही डिटेलिंग में हो गया, तो ये आप याद कर सकते हो।
उड़ीसा और राजस्थान में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ज़्यादा हैं, जबकि जम्मू कश्मीर, आंध्रा, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, इन सब जगहों पे टोटल फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा है, सॉरी रिजर्व फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। तो यू कैन जस्ट रिमेंबर लाइक दिस, ओके। एक दो स्टेट्स का नाम याद कर लो, दैट इज़ मोर देन इनफ। सब याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ स्टेट्स में जो है रिजर्व फॉरेस्ट ज़्यादा है, कुछ स्टेट्स में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ज़्यादा है। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स चले जाओ, गुजरात चले जाओ, तो वहाँ पर अनक्लास्ड फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है। भाई इतना बड़ा जंगल है, तरह तरह के फॉरेस्ट हैं, तो ऑब्वियसली कैटेगराइज करना उनको पॉसिबल नहीं है। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अनक्लास्ड फॉरेस्ट ज़्यादा है, ओके। नाउ I think now everything is clear. So now we will come to that community and conservation. Now चलो अभी हम community and conservation देखते हैं। यानी local communities are struggling to conserve these habitats along with government officials। ठीक है ना, हर कम्युनिटी चाहता है कि उनको जिस फॉरेस्ट को बिलोंग करते हैं या जिन फॉरेस्ट से उनको सारी चीज़ें मिलती हैं वो प्रिजर्व्ड रहे, कंजर्व्ड रहे, बट वो नहीं कर पाते क्योंकि दूसरे मतलब इंसान जो हैं वो बैलेंस नहीं बना कर रखते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट के साथ इनको भी स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है, अब सरिस्का टाइगर रिजर्व में राजस्थान विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग WPA। ठीक है, माइनिंग हो रहा था सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास, तो वहाँ पर वहाँ के गांव वालों ने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी इन द सेंस लीगली, ताकि वहाँ पर ना हो माइनिंग, क्योंकि उससे प्लांट्स वहाँ के सारे जो है वो जंगल ख़त्म होगा, वहाँ के जानवर ख़त्म होंगे, और इनडायरेक्टली क्या हम डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि इंसान ख़त्म हो जाएंगे वहाँ के रहने वाले। ठीक है, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि विलेजर्स कहीं पर खुद हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट अलाउ नहीं करते हैं। वो बोलते हैं हम खुद अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। एक बिश्नोई कम्युनिटी है, आप लोगों ने सुना होगा, राजस्थान का, वो वहाँ ब्लैक बक को काफ़ी सेक्रेड मानते हैं, काफ़ी पवित्र जानवर मानते हैं, और वहाँ के जंगलों को भी काफ़ी प्रोटेक्ट करते हैं राजस्थान का। आप गूगल कर सकते हो, आपको इसके बारे में डिटेलिंग पता चल जाएगा जिन्हें पता नहीं है। ओके, तो देखो अलवर में, राजस्थान के अलवर में एक ऑब्वियसली वहाँ का ट्राइब है, 5 गांव मिलकर उन्होंने 1200 हेक्टेयर के फॉरेस्ट को भैरवदेव दाकव सेंचुरी कर दिया है। खैर ये MCQs में आजकल कई बार कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, अदरवाइज़ ये बहुत डीप है, इसमें आपको उतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना जान लो कि कुछ विलेजर्स होते हैं या कुछ गाँव होते हैं जो खुद ही रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की, दैट्स ऑल। ओके, तो वो अलाउ वहाँ नहीं करेंगे हंटिंग, पोचिंग, कटिंग ऑफ ट्रीज एंड ऑल। ओके, ये ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट नहीं है। सैक्रेड ग्रुप्स, वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीसीज, ये बताता है कि जंगलों में किन किन पेड़ों की पूजा होती है, लोग उसे सैक्रेड मानते हैं और वो किस तरह हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। तो आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर महुआ है, कदम्ब है, इमली का पेड़ है, आम का पेड़ है, ये सारे ट्रीज़ जो हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है, हमारे लिए पवित्र भी है। ठीक है, तो इसमें हमको नहीं करना है इतना, क्योंकि ये शायद मैंने जो भी बताया वो यहाँ पे मेंशन्ड है, विश्नोई विलेजेस इन राजस्थान। ब्लैक बक मैंने नाम लिया था ना इसका, तो वो इन्हें काफ़ी सेक्रेड मानते हैं। ओके, नाउ आफ्टर दिस आप लोगों ने अगर नहीं सुना तो आप लोगों को जानना चाहिए, आप लोग इसके बारे में और नॉलेज गेन करिए। चिपको मूवमेंट बहुत ही फेमस है। इसमें क्या किए थे कि आसपास के जो लोग थे ना वो पेड़ों से जाकर चिपक गए थे, और उन्होंने कहा था कि हम पेड़ को काटने नहीं देंगे, अगर आपको पेड़ काटना है तो आपको हमें काटना होगा, पेड़ों को काटने से पहले हमें काटना होगा। तो ये वहाँ के जो आसपास के लोग थे ना, लोकल्स, बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लिए थे पेड़ों को बचाने के लिए। ये हिमालयन रेंज में हुआ था, नॉट एक्जैक्टली इन द टॉप ऑफ द माउंटेन्स। जब भी हिमालयस की बात होती है तो आप लोग इमेजिन करते हो कि चोटी पे बैठ के कोई, ये सब नहीं, ऐसा नहीं है। हिमालयन रीजन के नीचे ना, हिमालयस में बहुत सारी जगह है नीचे। ठीक है, ओके। और फार्मर्स और सिटीजन्स ग्रुप्स, कई सारे ऐसे ग्रुप बने हैं जिन लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उस लेवल में जाकर, जैसे बीज बचाओ आंदोलन टिहरी में, उत्तराखंड में एक जगह है। ठीक है, नवदन्या। ठीक है, तो ये चाहे आप बोलो क्रॉप प्रोडक्शन का डाइवर्सिफिकेशन हो। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया? इसका ये मतलब हो गया कि क्रॉप प्रोडक्शन को हम बदल रहे हैं अलग अलग तरीके से, या तो हम उसे ऑर्गेनिक कर रहे हैं, या हम कोई भी नया तरीका अपना रहे हैं, आइदर ऑफ इरिगेशन एंड ऑल। तो वो सारी चीज़ें यहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ और फार्मर्स अब खुद इनिशिएटिव लेकर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ओके, तो आप ये सब वर्ड्स लिख सकते हो। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें लोकल कम्युनिटीज़ के बारे में लिखने को आए तो आप ये सब लिख सकते हो लाइन से ना, चिपको मूवमेंट, बीज बचाओ आंदोलन ऑल। ओके, और यहाँ पे फोकस किया जाता है इंडिजीनियस स्पीसीज पे सबसे ज़्यादा। ठीक है, ताकि हमारा जो इंडिजीनियस स्पीसीज है वो आगे बढ़े। ना एक प्रोग्राम के बारे में मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये उड़ीसा से रिलेटेड है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एक JFM कहते हैं इसे,
इसमें लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व किया जाता है मैनेज करने और रिस्टोरेशन करने में डिग्रेडेड फॉरेस्ट को। मतलब गवर्नमेंट वाले तो करेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, अपार्ट फ्रॉम दैट वो लोकल पीपल को फॉर्मली इंक्लूड करते हैं, उसे कहते हैं JFM, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। नाम से आप लोगों को लगता होगा जॉइंट, ठीक है, क्लियर। तो ये JFM जो होता है डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लोकल विलेज इंस्टीट्यूशंस दैट अंडरटेक प्रोटेक्शन एक्टिविटीज मोस्टली ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्शन एक्टिविटी ये लोग करते हैं, नाम से पता चल रहा है, और इससे ज़्यादा नॉलेज आप लोग को नहीं लेना है इसमें, ठीक है। Okay, so we will just end it with a line like there is still a long way to go before local communities are at the center stage in decision making। हम उन्हें अपने साथ मर्ज कर रहे हैं, बट कभी हम उन्हें अपने से खुद डिसीजन लेके अपने अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की अगर हम आज़ादी देते हैं, हो सकता है वो बेटर तरीके से उस जगह को प्रोटेक्ट कर पाएँ, क्योंकि वो लोकल है, वो उस जगह के बारे में ज़्यादा जानते हैं। और अगर फॉरेस्ट बचेगा तो धरती बचेगी, धरती बचेगा तो इंसान बचेगा। ओके, सो विद दिस लाइन आई एंड दिस चैप्टर एंड आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अगर किसी तरह का कोई डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे एवरीवन।